Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your accounts class of class 11 and we are discussing on chapter number 3. Okay. So, first topic is we have already discussed three principle in the last video. This is the fourth one. ठीक है. इस प्रिंसिपल का नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके फॉर्म से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड, उन सारे को आप अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, जो आप एकदम आखिर में बनाते हो, साल के लास्ट में बनाते हो बैलेंस शीट. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या करो, अपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करो, दिखाओ. ठीक है. इसीलिए इसी के कारण क्या होता है, सारे लॉसेस को हम दिखाते हैं, हमारे पास जितने भी असेट्स है उसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में. ओके. और यहाँ तक कि कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है उसको भी हम इसी जो हमारा लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है, मतलब हमने सोचा है कि हमें फ्यूचर में इतनी लॉस होनी है, तो हम फुटनोट मतलब होता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मान लो ये मेरा बैलेंस शीट है, ठीक है, तो हम अगर बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स नहीं दिखा पाए तो नीचे में लिख करके दिखाते हैं कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है. तो ये दिखाना जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि हम ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. ये कहता है कि आपके पास जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबको हमें दिखाइए, सबको शो करिए. ठीक है. तो हम कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में दिखाते हैं और जो आइटम बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाते हैं उसको नीचे फुटनोट में दिखाते हैं. ओके. बस इतनी सी बात है. सेकेंड इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल. मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहती है कि मटेरियल का मतलब यहाँ पे होता है इंपॉर्टेंस. ठीक है. वो कहती है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भले वो आपको लगे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको लगे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको फिर भी आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए. ठीक है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है. मान लो 2 पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है. ठीक है. एक भिखारी है, दैट इज बेगर, एंड वन इज रिच पीपल. बहुत रिच है ये. ठीक है. लाइक समझ लो आप ये सेलिब्रिटी है. ठीक है. ये शाहरुख खान है, समझ लो, SR के. ओके. ठीक है. ये शाहरुख खान है एंड दिस इज बेगर. ठीक है. अब मान लो ये शाहरुख खान के 200 रुपीज गुम हो जाते हैं. ये 200 रुपीज इसके गुम हो जाते हैं. ठीक है. तो क्या ये शाहरुख खान उसको उस पैसे को ढूंढेगा? वो पूरे रास्ते में ढूंढेगा घूम घूम करके कि मेरे 200 रुपीज कहाँ गए? नहीं. आंसर इज नो. बट ये जो बेगर है, इसके अगर 200 रुपीज गुम हो जाए तो हो सकता है इसको हार्ट अटैक भी आ जाए. ओके. तो आप देखो, ये 200 रुपीज अमाउंट इज सेम बट द पर्सन आर डिफरेंट. ये 200 रुपीज है, वो इसके लिए इनसिग्निफिकेंट है, इसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, बट इस बेगर के लिए बहुत मायने रखता है. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ चीज़ जो आपके लिए मायने ना हो, ठीक है, जिस चीज़ का आपके पास इंपॉर्टेंस ना हो सकता है अगले के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो. ठीक है. वो अगले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो. तो इसीलिए कहा जाता है कि आप उसका नेचर खुद मत डिसाइड करिए कि वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. ठीक है. तो आप बस उसको क्या करिए, बुक्स में लिख दीजिए. हो सकता है उसका नेचर या फिर हो इस तरह से हो कि बाद में वो सिग्निफिकेंट निकल जाए, उसका इफेक्ट इस तरह से हो कि वो बाद में सिग्निफिकेंट निकल जाए. इसलिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड. तो उसकी जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या आइटम्स हैं सबको क्या करना चाहिए, बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि सबको डिस्क्लोज करना है आपको. ओके. नेक्स्ट इज योर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. देखिए, बहुत बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा. कहीं आपको प्रूडेंस कंसेप्ट बोल दिया जाएगा या प्रूडेंस प्रिंसिपल बोल दिया जाएगा और कहीं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोल दिया जाएगा. तो आपको ये याद रखना है कि दोनों चीज़ सेम है, मतलब एक ही चीज़ की दो नाम है. ठीक है. प्रूडेंस भी नाम है एंड कंजर्वेटिज्म नाम है, बट द बोथ आर सेम. ठीक है. इसमें कहा जाता है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. मतलब कि आपको फ्यूचर में जितनी भी प्रॉफिट्स होने वाली हैं, ठीक है, उसको आप
मत लिखिए अपने बुक्स में, ठीक है। अगेन रिपीटिंग अगेन, आपको फ्यूचर में जितनी भी प्रॉफिट्स होने वाली है उसको अपने बुक्स में मत रिकॉर्ड करिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में कहीं से भी लॉस होने वाला है तो उसको आप तुरंत अपने बुक्स पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब वही है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। आप जितने भी फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसके बारे में कभी मत सोचिए, उसको कभी मत लिखिए। बट अगर कोई लॉस होने की अगर चांसेस हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर से मुझे लॉस होने वाला है, उसको तुरंत अपने बुक्स में लिख लीजिए, ठीक है। ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। जितने भी आपको प्रोस्पेक्टिव लॉसेस लग रही हैं, लॉस होने वाला है आपको कहीं पर भी, तो उसको आप क्या करिए, लिख दीजिए। बट आपको अगर लग रहा है कि कहीं से प्रॉफिट आने वाला है मुझे, तो उसको आप मत लिखिए। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी इसमें, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम लिख करके आते हो, एग्जाम लिख करके घर आते हो, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपको 100 मार्क्स में, ठीक है, ये मतलब आपसे पूछा जाता है आपको 100 मार्क्स में आप कितना लेकर के आओगे, ठीक है। तो मान लो आपके दिमाग में है कि मैं 70 लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो लेकिन आप अपनी माँ को क्या बताते हो, 50। करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। मान लो आपने 80 मार्क्स का एग्जाम दिया, ठीक है। आपके मन में लग रहा है कि आपको 60 आ सकता है, बट आप क्या बोलते हो कि नहीं मुझे 55 ही आएगा, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि आप जितना आपका एक्सपेक्टेशन है उससे आप कम बताते हो लोगों को, ठीक है। मान लो आपका फ्रेंड है, वो पूछ रहा है कि आपको मैथ्स में कितना आएगा 100 में, ठीक है। आपको लग रहा है कि 100 में 100 आएगा मेरा, एकदम आप कॉन्फिडेंट हो मन में, बट उसको आप क्या बताओगे, नहीं 90 आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस। आप प्रूडेंस वे में बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप उसको जितनी भी आपके मन में है, दिमाग में है, उससे आप उसको कम बता रहे हो, ठीक है। क्योंकि चांसेस रहती है कि कहीं पे हो सकता है कि आपके दिमाग में लग रहा है कि कहीं पे हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए, जो आपको पता नहीं है, बस टीचर्स ही वहाँ पे मार्क्स काट सकती हैं, इसीलिए आप उसको स्टार्टिंग में ही कम करके बता रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस, बिहेविंग लाइक अ प्रूडेंस और बीइंग कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल भी जस्ट इसी टाइप में बेस्ड है कि हमारे पास फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होने वाले होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बट हमारे पास कोई भी लॉसेस होने वाला आता है तो हम उसको फटाफट अपने बुक्स अकाउंट सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ही देखिए कि दो चीज़ें होती हैं, हम अपने फ्यूचर में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट क्या होता है कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हो तो आपको लगता है कि वो पैसा डूब सकता है, हो सकता है वो पैसा मुझे वापस ना करे। होता है ना फ्रेंड्स में, आप किसी को पैसा दे दिए 100 रुपीज़ और फ्रेंड आपको देने से इनकार कर दिया, या फिर आपको 50 रुपीज़ दिया और कह दिया कि अब मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो आपका 50 रुपीज़ तो डूब गया। तो उस पैसा जब डूबता है, उस लॉस की भरपाई के लिए आप एक प्रोविज़न बना लेते हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो हम लोग बिजनेस में भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, कि हमें लगता है कि हमारा ये पैसा डूबने वाला है तो उसकी भरपाई के लिए हम एक प्रोविज़न खड़ा कर लेते हैं ताकि हमें कम लॉस हो। तो दिस इज कॉल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। और हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अकाउंट्स में, ओके। उसी तरह से अगर हमारा जो अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओगे उसमें लिखा रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका वैल्यू, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का मान लो वैल्यू है, दिस इज 1000 अगर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, बट उसका मार्केट प्राइस है 1200। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लोगे, जो लोअर प्राइस पे है वही लोगे, ठीक है, जो लोअर प्राइस पे है वही लोगे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। 7 क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप जो असेट्स अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं लास्ट में। ये देखिए बैलेंस शीट इस तरह से बनता है, ठीक है। अब अगर बैलेंस शीट अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप समझ जाओ कि बस हमने एक बुक्स लिख रखा है जिसमें हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी चीज़ें जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप जिस कॉस्ट में, मतलब जिस दाम में असेट्स खरीदते हो, ठीक है। मान लो मैंने खरीदा लैंड खरीदा 2 लाख में, ठीक है। तो
मान लो कल मैं लैंड को बेचने जाऊं, आपको भी पता है कि लैंड की जो वैल्यू है तुरंत बढ़ जाती है, ठीक है, इट इंक्रीजेस इमीडिएटली, ठीक है। तो मान लो मैं 2 महीना बाद भी लैंड बेचूं तो भी मुझे 3 लाख तो पक्का मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू मेरा कितना है, मार्केट वैल्यू है 3 लाख, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम मार्केट वैल्यू है मेरा 3.5 लाख, ठीक है। कुछ भी हो सकती है मार्केट वैल्यू, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये कॉस्ट प्रिंसिपल या फिर कंसेप्ट कहता है कि आप जिस कॉस्ट में असेट्स परचेज कर रहे हो आप उसी कॉस्ट में बुक्स में उसको मेंटेन करोगे, भले ही उसका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसका मेन क्या कहना है कि जिस भी कॉस्ट में आप कोई भी असेट्स खरीदते हो आप अपने बुक्स में उसी कॉस्ट में उस असेट्स को दिखाओगे, ठीक है। तो हम लोग ये कॉस्ट, ये जो अकाउंट मतलब प्रिंसिपल है ये भी फॉलो करते हैं, और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम अपने बैलेंस शीट में, इधर हमारा बैलेंस शीट का इधर असेट साइड होता है, इधर हम जितने भी असेट्स को दिखाते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, जिस कॉस्ट में हमने इसको खरीदा है परचेज किया है उसी प्राइस में दिखाते हैं। ओके, सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड 4 प्रिंसिपल, और भी आपके 4 प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक you for watching. Hope you understood the topic and keep studying.